हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वन शॉट वीडियो करवाने वाला हूं। इसका मतलब है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं या जो मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जितना भी आपका सिलेबस आ रहा है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो एक ही वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप ये एक वीडियो देख लोगे तो आप बहुत ही आसानी से पास हो सकते हो और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आपको इन क्वेश्चन आंसर्स की फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी पूछना है सो यू कैन टेक्स्ट मी। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद सर्च मारना है क्लास 11 ESP। ठीक है, ये सर्च करोगे तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बैग ऑफ बोरोविंग। यानी कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग अलग जगह से बोरो करके बनाया गया है। क्या ऐसा कुछ है? क्या ऐसे कोई रियलिटी में कुछ है ऐसा? जी बिल्कुल है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ प्रोविजंस हमने लिए थे। सो ये सोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे यूएस है, ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच का है, साउथ अफ्रीकन है और जैपनीज है। अब इन सभी से हमने क्या क्या लिया वो हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये क्या है? देखो 1935 में हमारा इंडिया ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। तो काइंड ऑफ जो ये एक्ट है ये ब्रिटिशर्स ने बनाया। इस टाइम पे जो प्रोविजंस होंगे वो ब्रिटिशर्स ने बनाए होंगे। सो ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया से हमने अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया वो देखते हैं। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर लिया जहां पे हम पावर को डिवाइड कर देते हैं कि सरकार की जो पावर होगी वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो उन दोनों में डिवाइड हो जाएगी पावर। ठीक है, यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन हो जाएगा। फिर है गवर्नर होगा। ठीक है, हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, आपको पता होगा। इमरजेंसी के जो प्रोविजंस होते हैं, कभी देश के अंदर क्या होता है इकोनॉमिकली भाई कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी कोई बाहर ने मतलब बाहर के किसी और कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो इमरजेंसी प्रोविजंस वहाँ पे होते हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको आप यूपीएससी भी कहते हो आज की डेट में, ठीक है, ये यूपीएससी वाला सिस्टम सिविल सर्विसेज का ये भी हमने ब्रिटिशर्स से ही सीखा था और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, जो आप कह सकते हो ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, वहां से हमने क्या लिया है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है पहली बात वो वर्बल है, ओरल है, रिटन में नहीं है, ये चीज याद रखना। सो वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, यानी कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होता है। सो ये चीज हमारे यहाँ पे भी होती है। पार्लियामेंट है हमारा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, और दो हाउस होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर हमारा भी सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसके अलावा टू हाउसेस का जो सिस्टम होता है पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये सिस्टम भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया था। फिर है रूल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के सामने सभी बराबर होंगे, चाहे कोई कितना भी अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो, वो इट डजेंट मैटर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो हम लॉ बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे लॉ बनते हैं वो भी हमने ब्रिटेन के ही कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, सो यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस लिए, ठीक है। और जो हमारी जुडिशरी होती है, आपको पता है इंडिया की जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो पूरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी के प्रेशर में आके काम नहीं कर सकती, ठीक है, वो किसी के भी प्रेशर में काम नहीं करती। ये चीज़ हमने कहाँ से? यूएस वालों से सीखी। जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इसमें क्या होता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने अगर कोई भी अपना डिसीजन दिया तो उसको रिव्यू करके चेंज कर सकती है। ये पावर इसको जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने ली है। प्रेसिडेंट को कैसे उसका इम्पीचमेंट करना है, उसको कैसे हटाना है, ये भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत देशों के पास होते हैं पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रिटेन का मैंने आपको बताया वर्बल ओरल वहाँ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हमारे इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के उससे ही हमने ये प्रोविज़न लिया है।
नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए थे। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, इसको समझ लीजिए। एक होता है आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और एक होता है आपका डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स वो राइट होते हैं जिसकी गारंटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। राइट टू आपकी लिबर्टी है, इक्वालिटी है, एजुकेशन है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपसे कोई छीन नहीं सकता। डीपीएसपी क्या है, हर स्टेट कुछ पॉलिसीज बना सकता है अपने वहाँ के स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए, और इसके लिए ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं देता कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे हो ही जाएगी, आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ये जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली थी। इसके अलावा जो हमारी राज्यसभा होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो था आयरिश वाला, वहीं से ही हमने ये प्रोविजन लिया था नॉमिनेशन करने वाला, विदाउट इलेक्शन सीधा नॉमिनेशन कर दो। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है एक ऐसा प्रोविजन लिया जहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है। तो कनाडा में ऐसा ही होता है, सेंट्रल पावर इज मोर पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन लिया था। 3 लिस्ट होती हैं। लिस्ट क्या होता है, बेसिकली उसमें दिया होता है सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन सी गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो टॉपिक्स आएंगे उस पर वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट किन किन चीज़ों पर लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई पंगा हो जाता है तो ऐसे में फिर सेंटर की मानी जाती है। तो ये प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, ये जो है अलग अलग स्टेट्स है हमारे इंडिया में, सो वो आपस में ट्रेड कर पाए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ये वाला भी प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। नेक्स्ट है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी पावर ली थी, और इमरजेंसी की वो प्रोविजन है कि देखो मान लो कभी क्या हुआ कि इंटरनल इमरजेंसी हो गई, ठीक है, देश के अंदर कुछ ऐसा हो गया, हालात बिगड़ गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो गवर्नमेंट आपके जो कुछ सर्टेन राइट्स होती है ना वो पूरी तरीके से ले सकती है, छीन सकती है। ये इमरजेंसी में होता है, सस्पेंड कर सकती है आपके कुछ सर्टेन राइट्स को ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो ये हमने जर्मनी से लिया था। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, सो चेंजेस को ही अमेंडमेंट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोविजन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था। और राज्यसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, तो वो भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। फिर है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 चीज़ें हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकली थी, ये 3 वर्ड्स, ये आज हमारे प्रीएम्बल में भी हैं। प्रीएम्बल आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे 2-3 पेज के बाद लिखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स ना अलग से बोल्ड वर्ड्स में लिखे होंगे, बोल्ड फॉन्ट्स में। सो ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ओके। इसके अलावा hence we can say Indian constitution is also called the bag of borrowing, यानी कि हमने बोरो किए हैं बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, ठीक है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले लीडरशिप के रोल्स डिफाइन करता है अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक कि हाउ यू आर गोइंग टू रन अ कंट्री, और रूल बुक में सब लिखा होगा कि कौन इंचार्ज होगा, किसके पास पावर होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, क्या उसकी जॉब होगी, अगर कोई पीएम है तो उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी जॉब क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। पावर बैलेंस, ठीक है, कि भाई ऐसा ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है और वो कुछ गलत कर रही है। सो जो यहाँ पे गवर्नमेंट होती है ना वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट जो होती है, एक आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो जाती है, एक आपकी यहाँ पे जुडिशरी हो जाती है, और एक आपकी लेजिस्लेचर होती है, ठीक है। लेजिस्लेचर में क्या लॉ बनते हैं, जुडिशरी देखती है कि वो लॉ को कोई तोड़ तो नहीं रहा, और एग्जीक्यूटिव जो होती है ब्रांच गवर्नमेंट की वो उस लॉ को एग्जीक्यूट करने में काम करती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में आपकी जो है ब्यूरोक्रेसी आती है, ठीक है, आपकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आ जाता है, आपकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं जिनका काम होता है पॉलिसी या लॉ जो भी बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना। सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है कि कौन बंदा क्या करेगा, ठीक है। जैसे हमारे देश में क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास होती है, आप देखोगे प्रेसिडेंट के पास थोड़ी कम पावर होती है,
लेकिन ज़्यादा पावर जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के पास है आज की डेट में, अगर हम 2024 के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आगे अगर हम बढ़े, रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स, ठीक है। होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कोई डिस्प्यूट नहीं हो पाएगा ज़्यादा, ठीक है। डिस्प्यूट होगा भी तो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या है, रूल्स का मतलब ही यही है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। सो अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है दो लोगों के बीच में, ठीक है, या दो स्टेट्स के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। माइनॉरिटीज जो होती हैं उनकी प्रोटेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। पहले क्या है, कोई रूल वगैरह नहीं होते थे, किसी ने किसी को भी रहपट मार दिया, किसी ने किसी को कुछ भी कर दिया, गाली दे दी, बट नो, आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप सोसाइटी में रहते हो तो आपको तरीके से रहना पड़ेगा। माइनॉरिटी है, जो लोग कम हैं अपनी पॉपुलेशन में, उनको भी इक्वली प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रमोट्स स्टेबिलिटी। अब होता क्या है कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। भाई जहाँ रूल रेगुलेशन से जो देश चलेगा, स्टेबिलिटी तो वहीं होगी ना। अगर जहाँ पे रूल रेगुलेशन ही नहीं होंगे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। सो ये बात आप याद रखना। सेट्स नेशनल गोल्स। हर कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखा होता है कि उसका क्या गोल है, कि अपने कंट्री को कहाँ लेके जाना है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि आज से 10-20 साल बाद, 30, 40, 50 साल बाद हमारा देश कहाँ स्टैंड करेगा, क्या करना है, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है। और अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अकाउंटेबल हैं। ऐसा नहीं मनमर्जी का कोई कुछ भी कर लेगा। जो लीडर हैं वो भी अकाउंटेबल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशन के होने से ना एक यूनिटी रहती है कि भाई सभी जो देशवासी हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक यूनिटी की फीलिंग उनमें आती है, हाँ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो ये चीज़ें आप याद रखना। सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी पीछे एक बात आई थी, मैंने आपको बताया था। फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसकी गारंटी मिलती है, ठीक है। आप अगर, आपको फ्रीडम का राइट है, आपको पूरी फ्रीडम है, आपकी फ्रीडम कोई नहीं छीन सकता। आपको एजुकेशन का राइट है, आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। आपको अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का, फ्रीली किसी भी अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का, रिलीजन को फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का राइट है, कोई आपसे नहीं छीनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज़ की आपको गारंटी देता है। बट डीपीएसपी क्या है, ये पॉलिसीज होती हैं जो स्टेट्स बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन्स, और इसके लिए आप उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते। उसका जब मन करेगा, जैसे मन करेगा, वैसी पॉलिसी स्टेट बना सकता है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो रूल्स होते हैं जिनकी पूरी गारंटी होती है, कुछ फ्रीडम होती है, जिससे क्या है कि आपका डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपसे कोई भेदभाव कर रहा है तो ये भी गलत है, आपके राइट्स का वायलेशन है। सो दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। कोर्ट्स का काम है कि इन राइट्स को एनफोर्स करवाना, मेक श्योर करना किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल जो राइट है वो वायलेट ना हो। विच मीन्स यू कैन गो टू कोर्ट इफ दे आर वायलेटेड। अगर कोई आपकी इक्वालिटी का राइट आपसे छीनता है, वायलेट करता है, कोई आपके ऊपर जबरन भाई आपका रिलीजन जो है वो बदलवाने की कोशिश कर रहा है, या आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो आप सीधा कोर्ट में जाओगे, अपनी आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है। अब बात करें अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी पॉलिसी बना सकें और अपने वहाँ के लोगों का वेलफेयर यानी कि कल्याण, वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए काम कर सके, ताकि एक अच्छी सोसाइटी बने, ठीक है। और दे इंक्लूड आइडियाज़ लाइक प्रोवाइडिंग एडिकेट लाइवलीहुड, कि भाई वहाँ के लोगों को रोज़गार देना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप, भाई गवर्नमेंट ने कह दिया रोज़गार देंगे तो आप उसके सर पे चढ़ के डांस करो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को जब ठीक लगेगा जब ही आपको रोज़गार मिलेगा और आपको जस्टिस मिले इक्वली, ठीक है, ये आप सोच सकते हो। या अगर कोई ऐसे ग्रुप्स रहते हैं किसी स्टेट में, कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ अलग से करना चाहे, वो इसके अंदर आ जाता है। आप इसको, गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए, ठीक है। The next question is explain the writs which the Supreme Court can issue for the protection of fundamental rights. अब क्या होता है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो कुछ ऑर्डर्स निकालती है, कुछ रिट्स होते हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में। हबीस कॉर्पस पहला रिट है, इसका मतलब होता है दिस रिट इज यूज टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी। आप मान लो
भाई किसी को अरेस्ट किया गया है, किसी को डिटेन किया गया है, सो उसके पास ये राइट है, जिसको डिटेन किया गया है या पुलिस वाले ने किसी ने जेल में डाल दिया किसी को, सो कोर्ट जो है वो चेक कर सकता है कि वो जो डिटेंशन हुआ था, जो पकड़ा गया है, जिस बंदे को गिरफ्तार किया है, वो लीगल है या इलीगल है। उसको 24 आवर्स के विद इन आपको मजिस्ट्रेट के आगे लाना पड़ेगा, ठीक है, ये उसका राइट है, ठीक है, ये भाई पर्सनल लिबर्टी है उसकी। सेकंड रेट है मैंडामस। ये रेट ऑर्डर आता है कि अ पब्लिक ऑफिशियल और अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी दैट दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू डू। कोई भी ऑफिशियल है, कोई भी अथॉरिटी है, वो जो उनको ड्यूटी करनी है, जो वो नहीं कर रहे हैं, जो उनको करनी चाहिए, तो वो करवाने के लिए ये आता है, ठीक है। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इज़ नॉट परफॉर्मिंग देयर जॉब, कोई अगर सरकारी नौकरी वाला है अधिकारी, वो अपनी जॉब को अगर सही से नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वो अपनी जॉब को सही से नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि भाई जो कोर्ट है वो अपना रेट निकालेगी, और कोर्ट जो है वो इस रेट को आगे बता, मतलब उसको बोल सकते हैं कि भाई आप अपना काम सही से करो, ऑर्डर दे सकती है, एक नोटिस जाएगा उसके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तीसरा है प्रोहाइबिशन। प्रोहाइबिशन का मतलब होता है, ये रेट आता है कि कोई भी अगर देखो हमारी हायरार्की समझो इंडिया में, सबसे पहले आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है आपका हाई कोर्ट, ठीक है, और उसके नीचे आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो आते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। अब अगर मान लो हाई कोर्ट कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो इसके राइट में नहीं है, ठीक है, जो इसकी बियॉन्ड पावर जाके अगर ये कुछ कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको ऑर्डर दे सकता है, भाई रुक जा, ये तेरे एरिया का काम नहीं है, ये तू नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये उसको रोकेगा। इट स्टॉप्स देम फ्रॉम मेकिंग डिसीजंस और टेकिंग एक्शंस दैट आर नॉट विद इन देयर लीगल अथॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट रोकता है हाई कोर्ट को कि भाई ये आपकी अथॉरिटी में नहीं है डिसीजन लेना, आप ये डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो रेट है वो है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है दिस रेट इज यूज टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। कोई सरकारी अधिकारी है, उससे सवाल किया जा सकता है, अगर आप कोई भी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हो, इट आस्क द पर्सन टू शो बाय व्हाट राइट दे होल्ड द पोजीशन। आपको क्या अधिकार है कि आप उस पोजीशन पे काम कर रहे हो, किस बेसिस पे। इफ दे डोंट हैव द राइट टू होल्ड द ऑफिस, अगर वो बंदा गलत तरीके से लगा हुआ है, उस ऑफिस में काम कर रहा है, दे मे रिमूव्ड, हो सकता है कि कोर्ट उसको हटाने का नोटिस दे दे कि भाई इसको हटाओ, गलत तरीके से लगा हुआ है। नेक्स्ट है सर्टेररी। इसका मतलब होता है दिस रेट इज यूज टू रिव्यू एंड करेक्ट डिसीजंस ऑफ अ लोअर कोर्ट और अथॉरिटीज। मान लो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दिया है, तो उसको रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और भाई उसको करेक्ट कर सकता है, सही कर सकता है। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकता है, कोई भी लोअर कोर्ट ने अगर कोई लीगल एरर किया है तो उसको वो चेक कर सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, कि भाई कौन सबसे पहले आगे निकल रहा है, किसके पास ज्यादा वोट्स हैं, ये वो वाला सिस्टम होता है इलेक्शन का। फिर आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों में डिफरेंस समझना है, ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया हुआ है पेपर में। सो मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। सो सबसे पहले FPTP जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स। ठीक है, मान लो हमारा देश भारत है और इसमें एक उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाएंगी छोटी छोटी। ठीक है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर बेसिकली एरियाज जहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा अपना इलेक्शन लड़ने के लिए, उस सीट से वो जीतेगा। ठीक है, सो ये छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया जाएगा। वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि यही उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है छोटे छोटे एरियाज होते हैं। अब इसमें क्या होगा, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि मान लो कि भाई अगर आप दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में अगर कोई जगह है विकासपुरी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां से एक MLA बनेगा जो विकासपुरी का होगा। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा विकासपुरी का। ऐसे ही चांदनी चौक का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऐसे ही करोल बाग का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो छोटी छोटी यूनिट्स होंगी बटी हुई, और उसका एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन एरिया। यहाँ पे ये हो सकता है कि एक बहुत बड़े एरिया से एक से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट हो जाएं।
यहाँ पे क्या है, वोटर जो होते हैं वो कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। आपने देखा है कभी एमएलए के इलेक्शन आते हैं तो कहते हैं उस नेता के आगे वाला बटन दबाना है, पार्टी से ज्यादा नेता का नाम चलता है, कभी आपने अगर ध्यान दिया हो। सो वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, यहाँ पे एक कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हैं, और वोटर्स वोट फॉर द पार्टी इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोटर्स इन द लेजिस्लेचर। अब ये क्या होता है कि भाई अगर मान लो कि कोई आम आदमी पार्टी है, ठीक है, हो सकता है कि भाई इसको पार्टी में गेट मोर सीट्स, हो सकता है भाई इसको 70 में से भाई 64-65 सीट्स मिल जाएं, बहुत ज्यादा सीट्स मिल जाएं। ठीक है, मोर सीट्स देन वोट्स, हो सकता है वोट्स इसको बहुत जगह पे कम मिले हो पर सीट्स इसको ज्यादा मिली हो, ऐसा है पॉसिबल। लेकिन इधर क्या होता है, every party gets seats in the legislature in the proportional of the votes that it gets। अगर मान लो कि इसने वोट लिए हैं 2 लाख, तो उसके ही प्रोपोर्शन में उसको सीट्स मिलेंगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या प्रोपोर्शन पहले से डिसाइडेड होता है कि आपके अगर वोट्स के बेसिस पे यहाँ पे सीट्स मिल रही होती हैं। लेकिन इधर क्या होता है कि भाई सीट्स ज़्यादा हो सकती हैं, वोट्स कम भी हो सकते हैं इस वाले सिस्टम में। ये जो आपका FPTP है, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये आपके इंडिया और यूके में होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, मान लो 2 कैंडिडेट है, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का है, बीजेपी वाले को ज़्यादा वोट मिले, ठीक है, तो वो समझो जीत जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरा सिस्टम है। और ये जो PR सिस्टम है, यानी कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है, ये इजराइल और नीदरलैंड में चलता है। आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, या हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या हैं जो कि होने चाहिए बदलाव, कुछ रिफॉर्म्स, कुछ हमारे कमियां, जब हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो क्या क्या कमियां हैं इंडिया में वो देखते हैं। सो सबसे पहले है पैसे की पावर, मनी एंड मसल पावर बहुत होती है भाई, लोग जो है ना पैसा फेंकते हैं दबा के, जब भी इलेक्शंस आते हैं एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है मनी का। तो ये एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे गरीब लोग होंगे वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं है तो वो पार्टिसिपेट सही से नहीं कर पाते। मेक पॉपुलर प्रोमिसेस, भाई ये तो सबसे बड़ी कमी है हमारे इंडिया में, वादे करेंगे बड़े बड़े, हम ये करवा देंगे, हम वो स्कूल बनवा देंगे, हम ये कॉलेज बनवा देंगे, वो रोड ठीक करवा देंगे, पर होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। सो ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, आप जो प्रॉमिस कर रहे हो मेक श्योर आप उसको फुलफिल करो। फिर है परचेज ऑफ वोट्स, कई जगहों पे देखा जाता है जो लोग होते हैं वो वोट खरीदते हैं, 1000 रुपये में खरीद लेते हैं। ठीक है भाई, कहीं कहीं पे 2000 में खरीद लेते हैं। ठीक है, वोट खरीद लेते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। स्प्रेड कम्युनलिज्म, कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन चलते हैं, तो ये भी गलत है भाई, बुराई है। वोट इन द नेम ऑफ वायलेंस, कास्ट एंड रिलीजन, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगना, लड़वाना लोगों को, ये भी बहुत गलत बात है। इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, बहुत बारी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं भाई, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत खराब होता है। क्रिमिनल्स को टिकट दे के आप लड़वा रहे हो, वो क्या काम करेगा आपके एरिया के लिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें ना। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, वो होता है फ्री बीज। आप लोगों को फ्री की आदत लगा रहे हो ना, और लालच दे के, आप अगर लालच दे रहे हो कि हाँ भाई फ्री में ये दे दो वो दे दो सब कुछ कर दो, और आपने उनको बिल्कुल फ्री की आदत लगा दी और आपने सारा फंड फ्री में ही खर्च कर दिया, वो स्टेट का सत्यानाश हो जाएगा, वो कुछ नहीं हो पाएगा, वो स्टेट हमेशा लटका रहेगा। लोगों को भाई आप सक्षम बनाओ, वो खुद से अपना काम करें। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। कई होते हैं ना भाई फ्री का लालच दे के वोट तो ले लेते हैं पर बाद में वो फ्री भी नहीं करते उस चीज को, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बहुत स्टेट्स में चल रहा है, ये एकदम लेटेस्ट एग्जांपल था। अगला है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स या फिर गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था ना, गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक होती है आपकी जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी, और एक होती है आपकी लेजिस्लेचर। सो अगर हम यहाँ एग्जीक्यूटिव की बात करें, सरकारें कितनी प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर। सो इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि भाई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और जो PM है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है वो दोनों को कुछ कुछ पावर रहती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री में क्या होता है वो भी आपको 1 बाय 1 आगे बताता हूँ। तो पहले तो आप समझ लो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये नाम से पता चल रहा है ये ऐसी गवर्नमेंट होती है
जहां पे प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होता है। हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो प्रेसिडेंट ही होता है, और इस सिस्टम में बहुत पावरफुल होता है प्रेसिडेंट। ये यूएसए में हो सकता है, ब्राजील में हो सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो। नेक्स्ट आता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें क्या है कि भाई थोड़े प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी वो होते हैं क्वालिटीज, थोड़ी पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी होते हैं। सो इसमें प्रेसिडेंट और पीएम दोनों के पास पावर होती है, अच्छी खासी पावर होती है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो द प्रेसिडेंट इज यूजुअली द हेड ऑफ स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट माना जाता है इसमें, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पीएम होगा, हेड ऑफ स्टेट यानी कि पूरे नेशन का जो हेड है वो प्रेसिडेंट होगा। कंट्री है रशिया और श्रीलंका। आपने व्लादिमीर पुतिन का नाम सुना होगा, ये क्या है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है इसमें। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो हमारे मोदी जी आ जाएंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे क्या है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा वो गवर्नमेंट का हेड होता है। और मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैव अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होता है नाम का, ठीक है। हमारे इंडिया में द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी, इनके पास पावर इतनी नहीं होती। मेन पावर जो है वो पीएम के पास होती है, नॉमिनल सिर्फ होती है नाम की। प्राइम मिनिस्टर मोर पावरफुल होता है, इंडिया में है, यूके में है ऋषि सुनक जी, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्शन होंगे तो शायद चेंज हो सकते हैं या नहीं होंगे, पता नहीं। बट इंडिया में फिलहाल नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, जो अभी आगे 5 साल रहने वाली है 2024 से। फिर है डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास क्या पावर होती है, वो क्या फंक्शंस, क्या उनके काम होते हैं, वो देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले गवर्नमेंट का हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है गवर्नमेंट की, यानी कि जो सरकार होती है उसका हेड होता है। कैबिनेट का लीडर होता है। कैबिनेट क्या है इसको समझ लो। कैबिनेट में ना बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, और एक पूरा एक ग्रुप बना होता है जिसमें मेन हेड पीएम होता है। ये कैबिनेट होती है, खास खास मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है। सो इसमें जो मीटिंग की जो जो मेन जो हेड होता है, मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें पीएम ही हेड होता है, ये आप समझ लो। फॉरेन अफेयर्स, किस देश के साथ कैसे हमें रिलेशंस रखने हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है। इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे रखने हैं, और डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे होने चाहिए, कैसे हमें ट्रीटीज पे साइन करना है, भाई किसके साथ समझौता करना है, किसके साथ नहीं करना, कैसे इंटरनेशनल जो समिट्स होती हैं इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो पीएम, जैसे G20 होता है, कोई भी बड़ा समिट होता है तो आप पीएम मोदी को ही जाते हुए देखते हो। इमरजेंसी पावर क्या होती है पीएम के पास, इन केस कोई इमरजेंसी आ गई देश के ऊपर, सो द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट। अब प्राइम मिनिस्टर खुद तो डिसीजन नहीं ले सकता, बट वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, भाई ऐसे ऐसे इमरजेंसी हो रही है, आप ये चीज़ें कर सकते हो। सो फिर क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। डिक्लेयर करने का काम प्रेसिडेंट का है, पीएम कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता, अभी ये याद रखना, ठीक है। अगर किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन सही से नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से वो स्टेट नहीं चल रहा है, या बहुत प्रॉब्लम आ गई है, तो प्रेसिडेंट वहाँ इमरजेंसी लगा देगा। अब पीएम का लेजिस्लेटिव रोल क्या होता है, देखो, द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो है, जो हाउस ऑफ द पीपल जिसे कहा जाता है, उसमें एमपी होता है, ठीक है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होता है वही आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है। सो जितने भी बिल आते हैं, देखो कोई भी लॉ बनने से पहले ना वो बिल होता है, कोई कानून से पहले बिल होता है, वो पेश किया जाता है वहाँ लोकसभा में, सभी को बताया जाता है वो किस बारे में है, फिर वोटिंग होती है। सो ये सारा काम जो है पीएम कर सकता है, उसके पास पावर है। प्राइम मिनिस्टर अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके चलता है, ये इसका रोल है। ओके। क्राइसिस, अगर देश के ऊपर कोई खतरा आ जाए, जैसे अभी लास्ट खतरा सबसे बड़ा आया था कोविड महामारी का, ठीक है। कोरोना वायरस के टाइम पे सभी मोदी जी को देखते रहते थे कि कब वो आएंगे, कुछ बोल के जाएंगे, कुछ डिसीजन लेके जाएंगे, कुछ बता के जाएंगे, तो लोग क्राइसिस के समय पीएम को देखते हैं, ठीक है। एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर ही होता है। चाहे जजेस को अपॉइंट करना हो, किसी की सजा को माफ करना हो, देखो अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है तो प्रेसिडेंट को ये पावर है उसकी, वो सजा को माफ कर सकता है, पीएम को भी नहीं है ये पावर। तो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस कर सकता है, भाई इस बंदे की सजा माफ कर दो, फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का ही होगा, ठीक है। सो एडवाइस दे सकता है जो प्राइम मिनिस्टर है।
वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमको पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? अब समझ लेते हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पार्लियामेंट से क्या होता है कि भाई जो डिसीजंस आपके बनते हैं, जो कानून बनते हैं, वो पार्लियामेंट में ही बनते हैं। आप जनता ही जाते हो डेमोक्रेसी के द्वारा, ठीक है, आपके ही नेता होते हैं। सो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है जनता। इट कंट्रीब्यूट्स टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस न्यू लेजिस्लेशंस। पार्लियामेंट होगा, टाइम टू टाइम नए नए कानून बनते रहेंगे, लोग भी थोड़ा सा भाई कनेक्टेड रहेंगे सरकार के साथ। और इट मेंटेन्स फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। देखो भाई, गवर्नमेंट जो है ना, पार्लियामेंट में अपना बजट पेश करती है, बताती है कहाँ पे हमने कितना पैसा अलॉट किया है। ये सब क्लियरिटी, ये सब ट्रांसपेरेंसी हमें कहाँ से मिलती है? भाई पार्लियामेंट है जब ही तो हमें सुनने को मिलता है ना ये सब, कि किस में किसको कितना अलॉटमेंट हुआ। और it is in charge of the government's executive branch. This means that in order for the organ to function it must have a mandate from parliament. अगर भाई पार्लियामेंट में जो चीज़ होगी वही गवर्नमेंट भी करेगी। गवर्नमेंट अपनी मन से कुछ नहीं कानून बना सकती। जो भी कानून बनेगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो पार्लियामेंट में ही लिया जाएगा। सो पार्लियामेंट बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट जो है हमारे इंडिया का, ठीक है, आप एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लो। पार्लियामेंट जिसको संसद कहते हैं, इसमें एक तो प्रेसिडेंट होता है, ये अलग से ही है, समझ लो इसको। प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट कुछ भी नहीं है। कोई भी कानून बना रहे हो, प्रेसिडेंट ने अगर साइन नहीं किया तो वो कानून नहीं बनेगा, याद रखना। प्रेसिडेंट होता है हमारे पार्लियामेंट में, और लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ठीक है। दो हाउस होते हैं, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है और प्रेसिडेंट, ये तीन पार्ट हैं हमारे पार्लियामेंट के, ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा में आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे? थोड़ा सा डिटेल्ड है। पहले आपको लोकसभा की पावर बता देता हूं मैं क्या क्या है। लोकसभा के अंदर जो मनी से रिलेटेड बिल आते हैं वो लाए जा सकते हैं ओनली एंड ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल राज्यसभा में नहीं जाते। नॉन मनी बिल्स भी लाए जा सकते हैं। और अगर कोई टैक्स से रिलेटेड कोई बिल आना है, बजट से रिलेटेड कोई बात होनी है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई बात होनी है, अप्रूवल देना है, वो लोकसभा देगी। और जो सरकार होती है उस पर कंट्रोल रखता है लोकसभा। लोकसभा में आपने देखा है राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे से सवाल कर रहे होते हैं, जो हमारे अपोजिशन वाले लीडर्स होते हैं वो सवाल करते हैं गवर्नमेंट से, ये कंट्रोल होता है, क्वेश्चन सेशन होता है एक पूरा। और अगर कोई सरकार लगती है कि भाई सही से काम नहीं कर रही, तो लोकसभा के मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं कि हमें इस गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये गवर्नमेंट गिरा देनी चाहिए। तो अगर सभी ने कह दिया ना तो वो गवर्नमेंट वहीं ख़त्म है। तो ये लोकसभा में होता है। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, रिमूव करना, ये प्रोसेस जो है लोकसभा में होता है। सेम फॉर वाइस प्रेसिडेंट एंड दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और लोकसभा कई सारी कमेटी बनाती है, अपने पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं जो अच्छे से काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये हो गया लोकसभा। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, इसकी पावर देख लेते हैं। आप देख लो, राज्यसभा में मनी बिल नहीं आता, ओनली नॉन मनी बिल्स आते हैं, ठीक है। मनी बिल नहीं आ सकता कभी भी राज्यसभा में। और ये सजेशन दे सकता है अगर मनी बिल में कोई बदलाव करना है, ठीक है। डिसीजन नहीं दे सकता, पर मनी बिल को देख सकता है, लगता है इसमें कुछ बदलाव करना है तो वो सजेशन दे सकता है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसको अप्रूवल दे सकता है कि हाँ भाई ये बदलाव कर लो। और यहाँ पे भी जो एमपी बैठे होते हैं वो एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक कंट्रोल रहता है नेताओं पर। और जो इलेक्शन होता है और जो रिमूवल होता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, जजेस का, जो मैंने यहाँ भी आपको बताया था, वो सेम प्रोसेस यहाँ भी हो सकता है। राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। राज्य का मतलब होता है स्टेट्स, तो यहाँ पे स्टेट की बातें की जाती हैं। जो स्टेट की पावर है उससे रिलेटेड बातें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, ये याद रखना। सो ये इसका डिफरेंस था। डिस्क्राइब द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकती है, आखिर उसका काम क्या है, आइए बताता हूँ। उसका ओरिजिनल काम, सबसे पहला प्राइमरी काम क्या है? द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर सर्टेन केसेस डायरेक्टली विदाउट देम गोइंग थ्रू लोअर कोर्ट्स फर्स्ट। होता क्या है प्रोसेस, पहले आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट जाते हो, अगर वहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं हो देन आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, अगर आप एचसी से, हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं हो।
पर सुप्रीम कोर्ट कभी कभी उसके पास ये पावर है, वो डायरेक्ट किसी भी केस को सुन सकती है बिना लोअर उसमें जाए, ठीक है। और अगर कोई स्टेट्स का डिस्प्यूट हो गया है, दो अलग अलग स्टेट्स, मान लो महाराष्ट्र और गुजरात आपस में लड़ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उनका मामला। कभी कभी होता है ना, रिवर को लेकर, रिवर का पानी कौन कितना रखेगा, इसको लेकर स्टेट्स आपस में लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। सो स्टेट्स या फिर ग्रुप्स की लड़ाई है तो वो सुप्रीम कोर्ट सीधा सुन सकती है। दूसरा इसका है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील सुनने के लिए सबसे बड़ा कोर्ट है, एससी से ऊपर कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ठीक है। इफ समवन इज अनहैप्पी, अगर आप खुश नहीं हो, जो आपको हाई कोर्ट ने डिसीजंस दिए हैं, आप उससे अगर खुश नहीं हो, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में और अपनी अपील कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को रिव्यू करेगी, लगता है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हो सकता है वो चेंज भी कर दे भाई हाई कोर्ट के डिसीजन को। थर्ड है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तीसरी इसकी पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना लीगल एडवाइस दे सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है उसको लीगल एडवाइस दे सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जो दिस इज नॉट अ बाइंडिंग डिसीजन बट हेल्प इन गाइडिंग द प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ये कोई फोर्स नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट फोर्स नहीं कर सकती प्रेसिडेंट को कि आप ये सजेशन मानो ही मानो, ये बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होता। बट प्रेसिडेंट को थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है लीगल कि भाई क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर आया है प्रेसिडेंट के आगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारे रिट्स होते हैं जो मैंने पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, हबीस कॉर्पस, सर्टिलरी, ठीक है, को वारंटो, वो सारी चीज़ें आप इसमें दोबारा रिपीट कर सकते हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट की पावर ही होती है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू हियर इंपॉर्टेंट केसेस डायरेक्टली, ठीक है। एंड इसके अलावा रिव्यू डिसीजंस फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स, अगर कोई लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, चेंज कर सकती है, एडवाइस दे सकती है प्रेसिडेंट्स को, ठीक है। सो ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जब आपके जजेस या जुडिशरी एक्टिव हो जाती है, अपने अधिकार से बाहर जाकर काम कर रही है, कैसे देखो। जुडिशियल एक्टिविज्म भारत के अंदर जब होता है, जब कोई जज यानी कि जज साहब होते हैं ना, जजेस होते हैं जो, व्हेन जजेस टेक अ मोर एक्टिव रोल इन मेकिंग डिसीजंस, जब कोर्ट के जज ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, किसी केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने बियॉन्ड चले जाते हैं अपने लॉ के, जो कानून के दायरे से भी बाहर जाके काम करने लगते हैं, इंस्टेड ऑफ ओनली रिजॉल्विंग स्पेसिफिक केसेस दे मे मेक रूलिंग्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ लॉज आर अप्लाइड। जब होता क्या है कि कोई केस आया, मान लो फॉर एग्जांपल कि भाई एक बारी क्या हुआ था, वर्क प्लेस पे किसी फीमेल के साथ गलत काम हुआ और उसका जो मेन जो ऑफिस का हेड था उसने कुछ नहीं करा और वो धक्के खाते रह गई जो महिला थी। तो ऐसे में क्या है, उस टाइम पे वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि कैसे क्या करना है अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो विशाखा गाइडलाइंस के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन निकाली पूरी कि भाई ये जिम्मेदारी है, अगर गलत होता है और किसी ऑफिस में तो उसका जो हेड है वो सबसे पहले उसके केस को हैंडल करेगा, सब देखेगा। मतलब ये समझ लो कि उन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक गाइडलाइन आई और उसी पे उसको बेस बनाकर कुछ टाइम बाद एक लॉ बन गया। सो सुप्रीम कोर्ट ये जुडिशियल एक्टिविटीज़ जब करती है, जुडिशियल एक्टिविज्म जब दिखाती है कि अपने नॉर्मल पावर से हटकर जब वो कुछ और कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि उसके एक्टिविज्म अलग से दिखता है और उससे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लॉज बनते हैं। सो ये आपको समझाना था, ठीक है। यही जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। इससे क्या होता है कि जो कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, मान लो पॉल्यूशन का इशू है, दिल्ली गवर्नमेंट को 2 बारी समझा दिया, 3 बारी समझा दिया, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, लोगों की जान जा सकती है, गवर्नमेंट पे कोई जू नहीं रेंग रही, तो सुप्रीम कोर्ट और एक्टिव होकर चढ़ जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाएगा। न्यूज़ में सुना है आपने कभी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार। अब ये फटकार लगाने का क्या मतलब है कि जो जजेस हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, लोगों की चिंता है, सोशल इशू है भाई पॉल्यूशन का। सो ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ में घुस जाते हैं जजेस जो बेसिकली उनका एरिया नहीं है। सो जजेस एक्टिव रोल प्ले करते हैं सोशल इश्यूज़ पे, या कहीं अन्याय हो रहा है वहाँ पे कोर्ट अपना काम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होकर करती है, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये सारा जुडिशियल एक्टिविज्म में आ जाता है और इससे इन्फ्लुएंस होके कभी कभी गवर्नमेंट अपने लॉज बना देती है, जैसे मैंने आपको अभी वो फीमेल वाला एग्जाम्पल दिया था। जुडिशियल डिसीजंस, सो जजेस जो होते हैं वो ऐसे डिसीजन ले सकते हैं
जो कि आप समझ सकते हो ना कि जो सरकार को लेने चाहिए। अब कानून बनाना सरकार का काम है, पर वर्क प्लेस से रिलेटेड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट निकाल रहा है। सो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ना सरकार का काम भी करने लग जाता है कि वो कोर्ट के बाहर जाके डिसीजन ले रहे हैं कि भाई वो मतलब अलग ही कुछ एक्टिव हो रहा है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव तो बहुत हैं, नेगेटिव भी हैं। वर्कलोड बढ़ता है ना भाई, जब आप समझो जो उसका एरिया है उसमें रहकर भी केस इतने पेंडिंग रह जाते हैं, इतना स्लो काम होता है। अब ये जजेस अपने एरिया से बाहर जाके काम करेंगे तो उसमें तो भाई वर्कलोड बढ़ेगा जुडिशरी के ऊपर। जुडिशियल एक्टिविज्म से बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है कि भाई आखिर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का क्या काम है जब जुडिशरी सारा काम कर रही है, कानून भी जुडिशरी बना रही है भाई। तो फिर ऐसे में फिर लेजिस्लेचर क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव वाले क्या करेंगे? उनको तो फटकार लगाकर जुडिशरी खुद ही कानून बना रही है कभी कभी। सो इसका एग्जाम्पल है जैसे एयर पोल्यूशन के लिए फटकार लगाना, करप्शन के ऊपर फटकार लगाना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना। ये सारी चीज़ें कभी कभी सरकार की होती हैं, लेकिन कभी कभी जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ता है। ये क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको करवाए। चैनल सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक लिखिए कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।